हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लड के बारे में। हमने देखा था कि ब्लड के अंदर ब्लड जो होता है हमारा वो 3 कंपोनेंट का बना होता है, जो कि है हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा जो कि 55% ब्लड का कॉम्पोजिशन को कैरी करता है, उसका क्या फंक्शन होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सब हमने डिटेल में देखा था। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का 45% कॉम्पोजिशन को कैरी करता है, तो इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के फंक्शन के लिए। आपकी स्टडी को इजी बनाने के लिए इस वीडियो में हमने पूरे टेक्स्ट को चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ताकि वो आपको याद रह सके और आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है हमारे, उसके अंदर मिलते हैं हमें इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो इरेथ्रोसाइट को हम बोलते हैं कॉमनली RBC, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं WBC, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। एंड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो इरेथ्रोसाइट को अगर हम डिस्कस करें, तो अगर हम पर mm³ की बात करें, पर mm³ के अंदर अगर RBC का कॉम्पोजिशन देखें तो 5.5 मिलियन RBC मिलते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। अब ये RBC का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो वो होता है बोन मेरो के अंदर, वो भी एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके। स्ट्रक्चर की अगर देखें हम, तो RBC का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को फंक्शन करने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई करने के लिए रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर होता है, जब वो इमेच्योर होता है उस वक्त न्यूक्लियस होता है, बट जैसे ही मैच्योर होते हैं RBC, तो वो अपने न्यूक्लियस को लूज़ कर देते हैं, ताकि वो हीमोग्लोबिन को इनकॉर्पोरेट कर सकें, जो कि उसका मेन फंक्शन को, जो RBC का मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को कैरी करना, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो न्यूक्लियस को लूज़ कर देते हैं। ये हमने देखा कि दीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है RBC का, यानी कि बाइकॉनकेव शेप। ठीक है। कंटेन रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBC के अंदर हमें क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। अगर 100 ml ऑफ ब्लड की बात करें, तो उसके अंदर 12 से लेकर 16 ग्राम तक का हीमोग्लोबिन मिलता है हमें पर 100 ml ऑफ ब्लड। जब भी हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, तब हम यही देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे ब्लड में। रोल क्या है RBC का? रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड गैसेस को ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजनेटेड को टिश्यू तक पहुंचाना, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो CO2 को कैरी करना और उसको एक्सहेल करवाना, उसको लंग्स के थ्रू बाहर पहुंचाना। देन RBC की लाइफ स्पेन की बात करें तो 120 डेज लाइफ स्पेन होता है, और जब उसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है, तो जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? वो होता है एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन के अंदर होता है, और इसीलिए स्प्लीन का दूसरा नाम होता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, क्योंकि यहाँ पर RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आई होप कि आपको इरेथ्रोसाइट के फंक्शंस और क्या होता है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते हैं WBC, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कलरलेस होते हैं और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम पर mm³ ऑफ ब्लड की बात करें तो उसके अंदर 6000 to 8000 WBC प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है बहुत। ठीक है, अब हम ये देखते हैं WBC को कैसे डिवाइड करते हैं और ये इसके अंदर क्या क्या आता है। तो अगर हम WBC की बात करें तो WBC दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट नाम से ही पता चल रहा है कि इन सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स मिलेंगे हमें। ठीक है, दूसरे होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, यानी कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, तीन टाइप के सेल्स जो आते हैं वो है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो 65% प्रेजेंट होता है। ठीक है, 65% प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइट करना, और कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, न्यूट्रोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फॉरेन इन्वेडर आता है हमारी बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो सबसे पहले किसी भी इन्फेक्टेड जगह पे कोई सेल पहुंचता है तो वो होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और वो क्या करता है? उनको फेगोसाइट करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर हम सेकंड इसमें बात करें तो सेकंड है हमारा इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो होते हैं वो 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर WBC के कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें, और इसका मेन फंक्शन होता है एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होना। ठीक है, जैसे भी हमें एलर्जीज होती हैं किसी भी इन्वायरमेंटल और किसी फूड वगैरह से, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में इओसिनोफिल का लेवल कितना हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है, अब हम थर्ड बात करें वो है हमारा बेसोफिल। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 0.5 to 1% होता है, एंड इसका भी काम न्यूट्रोफिल की तरह फेगोसाइट करना होता है। उसके अलावा ये सीक्रेट करता है हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हिपेरिन को। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन ये हैं इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो कि इन्वॉल्व होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। ठीक है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रेशन बेसोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, आई होप ग्रैनुलोसाइट्स आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या होता है ग्रैनुलोसाइट्स में। अब एक ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें जिसमें दो इम्पॉर्टेंट सेल्स आते हैं। एक होते हैं लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं मोनोसाइट। ठीक है, 20 से 25% जो होते हैं WBC में वो हमारे होते हैं लिम्फोसाइट, और 6% होंगे मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो दो टाइप के लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में होते हैं, B सेल्स और T सेल्स। ठीक है, B सेल्स जो है, ये नाम B सेल्स इसलिए रखा क्योंकि इनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है, इसलिए इनको B सेल्स बोलते हैं। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, हमारी बॉडी की एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में B सेल इन्वॉल्व होते हैं। सेम T सेल की अगर बात करें, इनका ओरिजिन भी बोन मैरो में ही होता है, पर जो मैचुरेशन जो इसका होता है, ठीक है, मैचुरेशन जो होगा इसका वो होता है थाइमस के अंदर। ठीक है, ये मैच्योर होंगे थाइमस के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं T सेल्स। ठीक है, इनका काम भी एडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है। ये क्या करते हैं, ये सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो साइटोकाइंस क्या करते हैं, एक तरह से
इन्फ्लेमेटरी ये बताते हैं कि उस साइट पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, और वो मैसेज को कैरी करते हैं डिफरेंट सेल तक, ताकि उस फॉरेन इन्वेडर को डिस्ट्रॉय किया जा सके और बॉडी को किसी भी हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होना। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स का काम भी इन्फ्लेमेशन में होता है। मोनोसाइट जब इमेच्योर होते हैं तब ये नॉर्मली ब्लड में होते हैं। जब ये किसी टिश्यू में चले जाते हैं, टिश्यू में जाने के बाद जो ये मोनोसाइट्स होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफाज के अंदर। और जो ये मैक्रोफाजेस जो हमारे होते हैं, ये मैक्रोफाज का काम भी क्या होता है, फॉरेन इन्वेडर को फेगोसाइटोसिस करना, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे ये भी। ठीक है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। कैसे, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कहीं भी किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्वेजन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ल्यूकोसाइट ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमने बोला, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। देन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बनते कहाँ से हैं, एक सेल होते हैं जो है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, जब वो ब्रेक होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, वो उन फ्रेगमेंट से ही हमें प्लेटलेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। अगर पर mm³ की बात करें तो 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर। देन ये क्या करते हैं, सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। हमने पढ़ा था इनएक्टिव फैक्टर्स के बारे में, उन इनएक्टिव फैक्टर्स को एक्टिव करने में हेल्प करेंगे ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ करके, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सके अगर कहीं पे भी इंजरी हुई है तो। अगर इनका नंबर कम हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। मतलब कि अगर प्लेटलेट्स काम नहीं करेंगे तो कहीं भी इंजरी हुई तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, वहाँ पर जो डेड टिश्यू का इकट्ठा होना होता है, और एक तरह से उस क्लॉटिंग प्लैग जो बनता है हमारे कहीं पे भी अगर इंजरी हुई है तो इस तरह का प्लैग बन जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर आरबीसी वगैरह है वो ट्रैप हो जाती है इसी प्लैग में, वो फ्लो नहीं कर पाते, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, उस ये मैकेनिज़्म नहीं हो पाता अगर प्लेटलेट्स अपना काम नहीं कर पाए। तो आई होप इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। पूरे एक एक लाइन को मैंने कवर किया है इस फ्लो चार्ट में, आपका हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे फंक्शन, कैसे हमारे डिफरेंट एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडी के लिए, A-B-O ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, ऑल्सो द कॉन्सेप्ट। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।